दोस्तों, एक दिन पत्नी अचानक घर से गायब हो जाती है और अपने मायके जाने का बहाना बनाती है। जब पति मायके फोन करके उसकी खबर लेता है तो उसे पता चलता है कि पत्नी वहां पहुंची ही नहीं। यह सुनकर पति को गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी को तलाक देने का मन बना लेता है। अगले दिन वह कोर्ट के बाहर खड़ा होता है तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए। तभी उसकी पत्नी की सहेली अपने पति के साथ वहां पहुंचती है। वह उसके पति को एक ऐसी चीज दिखाती है जिसे देखकर पति हैरान रह जाता है। उस सच्चाई को समझते ही वह अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। आखिर क्या था वो राज जिसने पति को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक खुशहाल परिवार रहा करता था। परिवार में 2 माता पिता और उनका बेटा था, जिसकी उम्र 21 साल हो चुकी थी। माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त की हुई थी। उनके पास पुश्तैनी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे। घर में 4 ट्रैक्टर थे और ट्रैक्टरों का काम भी करते थे। उनका बेटा, जिसका नाम रोहित था, बचपन से ही यह सपना देखता था कि वह अपनी आगे की जिंदगी शहर में बिताए ताकि उसका जीवन और भी बेहतर हो सके। जब रोहित 21 साल का हुआ तो उसे लखनऊ की एक कंपनी में नौकरी मिल गई। इसके बाद वह अपने माता पिता से शहर जाने की अनुमति मांगने लगा। माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ हमारी ढेर सारी जमीन जायदाद है और किसी चीज की कमी नहीं है, तू शहर जाकर क्या करेगा? लेकिन रोहित अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मुझे शहर जाना है और वहीं रहकर अपनी जिंदगी बनानी है। आखिरकार रोहित अपने माता पिता से विदा लेकर लखनऊ चला गया और वहीं रहने लगा। शुरू के 2-3 महीने तक वह फोन पर माता पिता से बात करता रहा, लेकिन उसके बाद अचानक उसका फोन मिलना बंद हो गया। जब रोहित का फोन मिलना बंद हो गया तो माता पिता को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन रोहित के पिता अपने बेटे के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्हें समझ आ गया कि रोहित ने जानबूझकर नंबर बदल लिया है ताकि वह माता पिता से बात ना कर सके और उनसे दूर होकर अपनी जिंदगी अलग तरीके से जी सके। जब वह फोन करता था तो माता पिता बार बार उसे वापस आने के लिए कहते थे, जिससे वह परेशान हो गया था। रोहित अब लखनऊ में गुमनाम जिंदगी जीने लगा था। वह अपने माता पिता से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहता था। इसी वजह से उसने अपना नंबर बदल लिया था। वह जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम पूजा था। रोहित पूजा को मन ही मन पसंद करता था। एक दिन कैंटीन में बैठे हुए रोहित ने पूजा से अपने प्यार का इजहार कर दिया और उससे शादी के लिए पूछने लगा। पूजा ने उससे उसके बारे में पूछा तो रोहित ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह अनाथ है, अनाथ आश्रम में रहकर पढ़ाई लिखाई की है और अब इस कंपनी में काम कर रहा है। पूजा ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वह साथ रहने लगे। इधर रोहित के माता पिता गांव में उसकी राह देख रहे थे। उनकी उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन उनका बेटा जरूर लौटेगा, लेकिन 3 साल बीत गए और ना तो रोहित का कोई फोन आया और ना ही उन्हें यह पता चला कि वह कहाँ है। रोहित की माँ अपने बेटे को याद कर करके परेशान रहने लगी। वह बार बार अपने पति से रोहित को ढूंढने की बात कहती। आखिरकार 3 साल के लंबे इंतजार के बाद दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे को ढूंढने का फैसला किया। वह गांव से कुछ पैसे लेकर लखनऊ पहुंचे। शहर आने के बाद उन्होंने एक ऑटो वाले से किराए की जगह पूछी, लेकिन ऑटो वाला उनके साथ बदतमीजी करने लगा और कहता है, किराए की जगह? मुझे सुबह से सवारी नहीं मिल रही और तुम लोगों को किराए का कमरा मैं कहां से दिलाऊंगा? इतनी देर में वहां एक महिला जो अपने पति के साथ आई थी, देखती है कि एक बुजुर्ग दंपति से ऑटो वाला बदतमीजी कर रहा है। वह उन्हें धमकाकर वहां से जाने को कह रहा है, जबकि वह सिर्फ किराए की जगह पूछ रहे थे। उसकी बातों में इंसानियत का कोई अंश नजर नहीं आता। उस महिला, जिसका नाम किरण था, से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह सीधे ऑटो वाले के पास गई और उसे सख्त लहजे में धमकाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कम से कम इन बुजुर्गों की उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। इस तरह से किसी से बात करने में तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली जाती है? किरण की बात सुनकर ऑटो वाला सहम गया। वह बिना कुछ कहे अपना ऑटो लेकर वहां से चला गया। इधर किरण बुजुर्ग दंपति से बात करने लगी। उसने उनसे पूछा, अंकल आंटी, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ पर क्या काम है और किराए का कमरा क्यों चाहिए? बुजुर्ग दंपति, जिनका नाम रामनाथ और सुमित्रा था, अपनी पूरी कहानी किरण को बता देते हैं।
उन्होंने कहा, हमारा बेटा 3 साल पहले गांव से शहर आ गया था। कुछ महीनों बाद उसने अपना फोन भी बंद कर लिया। हमें नहीं पता कि वह यहाँ किस हालत में है और कहाँ रहता है। यह हो सकता है कि वह अब भी यहीं कहीं हो, इसलिए हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। किरण उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। उन्होंने कहा, अंकल जी, यह शहर बहुत बड़ी जगह है, यहाँ किसी को ढूंढना आसान नहीं है। आप ऐसे कैसे ढूंढेंगे? रामनाथ जी ने जवाब दिया, बेटा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, यह तो फिर भी हमारा बेटा है। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हैं तो हमें बस किराए की कोई जगह दिला दीजिए जहां रहकर हम उसे ढूंढ सके। इसके बाद किरण अपने पति से इन बातों का जिक्र करती है। इन बातों को सुनने के बाद किरण का पति, जिसका नाम आदित्य था, कहने लगा, हम दोनों अकेले एक बड़े फ्लैट में रहते हैं, क्यों ना इन बुजुर्ग दंपति को अपने साथ ही ले चले और वहीं पर रख ले। आदित्य, जो एक एडवोकेट था, अच्छी खासी कमाई करता था, यह सुझाव देता है। वह बुजुर्ग दंपति को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। आदित्य के माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे और इसी वजह से वह हर बुजुर्ग में अपने माता पिता को देखने लगता था। बुजुर्ग दंपति डरते डरते उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उनके मन में अभी भी डर था कि कहीं यह लोग उनके साथ कुछ गलत न कर दे। आदित्य उनकी घबराहट को समझते हुए उन्हें समझाता है, देखिए, मैं एक वकील हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि अनजान शहर में हर तरह के लोग और काम होते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ, आप वहां आराम से रहें और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करें। आदित्य उन्हें अपने फ्लैट पर ले आया। हालांकि बुजुर्ग दंपति को अभी भी यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह खुद को किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने किरण से कहा, बेटी, हमारे लिए किराए का कमरा ढूंढ दो ताकि हम वहां रहकर अपने बेटे को ढूंढ सके। हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। हमारे पास अच्छी खासी जमीन है और रुपए भी ढेर सारे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद किरण भी उनसे यहीं पर रहने के लिए कहती है, लेकिन वे लोग मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटी, हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। अगर हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम बेशक तुम्हारे यहाँ पर रह लेते, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद किरण उन्हें अपने घर में बिठाकर उनके लिए चाय और नाश्ता बनाती है। चाय नाश्ता बनाने के बाद वह उन्हें आश्वासन देती है और कहती है, अंकल जी, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए किराए की जगह ढूंढ लेती हूँ और फिर आपको वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद किरण वहां इधर उधर घूमकर उनके लिए किराए का कमरा ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन उसे अभी तक ऐसा कोई कमरा नहीं मिला था जिसमें वह बुजुर्ग दंपति को रख सके। इधर रोहित, जो कि अपने फ्लैट में काम कर रहा था, 3 साल के अंदर बहुत तरक्की कर चुका था। उसे कंपनी की तरफ से रहने के लिए फ्लैट मिल चुका था और एक और फ्लैट उसने खुद खरीद लिया था, जिसके लिए वह किराएदार ढूंढ रहा था। रोहित को एक बेटा था जिसका नाम सौरभ था। उसकी उम्र 1.5 साल थी। रोहित अपनी पत्नी से कहता है, देखो, अब तक मैंने जो भी नौकरी की है, जितने भी पैसे कमाए हैं, कुछ पैसे तुमने भी कमाए थे, तो उन पैसों से मैंने लोन पर फ्लैट ले लिया है। अब उस फ्लैट के अंदर तुम जल्द से जल्द किराएदार बसा दो ताकि फ्लैट की किस्तें भरने में कुछ सहारा मिल सके। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह सुबह किरण बुजुर्ग दंपति को नाश्ता कराती है और फिर किराए का घर ढूंढने के लिए इधर उधर निकल जाती है। घूमते घूमते वह पूजा वाली सोसाइटी में पहुंच जाती है। पूजा और किरण काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि जब पूजा कंपनी में काम करती थी तो उस वक्त किरण भी उसके साथ काम किया करती थी। इसके बाद किरण पूजा के फ्लैट में चली जाती है और वहां पर पूजा के साथ बैठकर बातें करने लगती है। पूजा किरण से पूछती है, तू कहाँ घूम रही है, क्या काम है तुझे? फिर किरण बताती है, अरे यार, ऐसे ऐसे 2 बुजुर्ग दंपति मिले थे और उन्हें अपने बेटे को ढूंढना है। हमने उनसे कहा भी था कि तुम हमारे फ्लैट में रह लो, लेकिन वो मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटी, हमें किराए का फ्लैट चाहिए। अब मैं उनके लिए फ्लैट ढूंढ रही हूँ और ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारी सोसाइटी में आ गई। तभी पूजा कहती है, अगर ऐसी बात है तो मेरा एक फ्लैट है जो खाली पड़ा है। मेरे पति कह रहे थे कि जल्द से जल्द इसके लिए किराएदार ढूंढ लो ताकि कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद पूजा और किरण दोनों बातें तय कर लेती है और फिर बुजुर्ग दंपति को उसी फ्लैट में शिफ्ट करा दिया जाता है। उस फ्लैट में कोई सामान नहीं था, तो आदित्य अपनी पत्नी को बोल देता है कि उनके लिए बिस्तर का इंतजाम जरूर से कर देना और उनसे कह देना कि खाना हम उन्हें यहाँ से पहुंचा देंगे,
कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद पूजा अपने घर में बैठी बैठी सोच रही थी कि जो किराएदार बसे हैं उनसे पैसे ले आती हूँ, आगे काम आएंगे। ऐसा सोचकर पूजा अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर उस नए फ्लैट पर आ जाती है जिसे उसने अभी अभी किराए पर चढ़ाया था। जैसे ही वह फ्लैट के अंदर एंटर करती है तो उसी वक्त बुजुर्ग महिला नहाकर बाहर निकल आती है। बाहर आने के बाद वह पूछने लगती है, बेटी तुम कौन हो? तो पूजा बताती है, मैं इस फ्लैट की मालकिन हूँ और आपको मुझे ही किराया देना होगा। वह फिर पूछती है, बेटे कितना किराया होगा? तो पूजा बताती है 5,000 रुपए प्रति माह। फिर पूजा और बुजुर्ग महिला थोड़ी देर बात करती है और तभी वहां पर आदित्य मिलने के लिए आता है। जैसे ही वह सीढ़ियों से उतरता है वह बुजुर्ग दंपति से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? वे बताते हैं, हम अपने बेटे को ढूंढने जा रहे हैं। आदित्य कहता है, कोई बात नहीं, आप घर के अंदर आराम कीजिए, मैं आपके बेटे को ढूंढ दूंगा। आप मुझे उसका फोटो दे दीजिए। वैसे भी मैं दिन भर इधर उधर घूमता रहता हूँ, अगर रास्ते में मुझे कहीं मिले तो मैं आपको खबर कर दूंगा। फिर बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जेब से अपने बेटे रोहित का फोटो निकालकर आदित्य के सामने दे देता है। जैसे ही आदित्य उस फोटो को देखता है उसे कुछ धुंधली बातें याद आती है, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर कह देता है, ठीक है आप लोग आराम कीजिए, शाम तक मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं आपको खबर कर दूंगा। आदित्य ने बुजुर्ग दंपति को घर वापस भेज दिया और खुद अपनी कार में काम पर न जाकर सीधे अपने घर चला गया। घर जाकर उसने फोटो अपनी पत्नी को दिखाया और कहा, देखो मेरे हिसाब से ये रोहित है जो कि तुम्हारी सहेली पूजा का पति है। 3 साल पहले इसका चेहरा मुझे ठीक ऐसे ही याद है। फोटो को देखकर किरण भी कह देती है, हाँ ये सच में रोहित है और कोई नहीं। दोनों सोचने लगते हैं कि अगर उसके माता पिता हैं तो उसने अपने आप को अनाथ क्यों बताया। इसके बाद किरण फोन करके पूजा को तुरंत अपने पास बुलाती है। पूजा भी उनके फ्लैट पर आ जाती है और वहां आकर किरण उसे वो फोटो दिखाती है और कहती है, ये तुम्हारा पति रोहित है और जो किराएदार हमने तुम्हारे फ्लैट में बसाए हैं वह इसे अपना बेटा बता रहे हैं और इसी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। यह सुनकर पूजा थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन तभी किरण उसे तसल्ली देते हुए कहती है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने गलत इंसान से शादी की है, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका तो तुम्हारा क्या होगा। पूजा थोड़ी मायूस हो जाती है, लेकिन किरण और उसका पति उसे सहारा देते हैं। किरण कहती है, कोई बात नहीं, अब तक इसने हमें बेवकूफ बनाया था, लेकिन अब इसको बेवकूफ बनाने का वक्त आ गया है, इसको इसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। पूजा पूछती है, वो कैसे? तो आदित्य कहता है, जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही तुमको करना है और फिर देखना ये जरूर लाइन पर आएगा। आदित्य ने पूजा को अच्छी तरह से समझा दिया कि उसे आगे क्या करना है। फिर पूजा उसी प्लान को फॉलो करने के लिए घर चली जाती है। घर पहुंचकर सबसे पहले वे मजदूरों को बुलाती है और अपना डबल बेड नए फ्लैट पर शिफ्ट करा देती है जहां बुजुर्ग दंपति रहते थे। जब बेड शिफ्ट हो जाता है तो बुजुर्ग लोग हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि यह बिस्तर किसके लिए है, क्या यहाँ पर कोई और हमारे साथ रहेगा। इसी समय पूजा वहां आ जाती है और सबसे पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर कहती है, बाबूजी यह बिस्तर आपके लिए है, अगर आप हमारे किराएदार हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके लिए बिस्तर वगैरह का इंतजाम करें, क्योंकि आप हमें पैसे दे रहे हैं। यह सुनकर बुजुर्ग दंपति थोड़े हैरान हो जाते हैं। उन्हें कभी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई शहर के अंदर उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा। पूजा अपने बेटे के साथ आई थी और बेटे को उतारते हुए कहती है, यह मेरा बेटा है और आप चाहें तो इसके साथ थोड़ी देर तक समय बिता सकते हैं। आपके बेटे को ढूंढने का काम हम करेंगे, आप बस मेरे इस बच्चे का ध्यान रखना। बुजुर्ग दंपति इस पर बच्चे का ध्यान रखने लगते हैं और वे तीनों मिलकर दिन ब दिन रोहित की मुसीबतें बढ़ाने लगते हैं। एक दिन शाम को जब रोहित घर लौटता है तो वह देखता है कि घर के अंदर डबल बेड नहीं है। वह पूजा से पूछता है, पूजा डबल बेड कहाँ गया? तो पूजा जवाब देती है, उसमें दीमक लग गई थी तो मैंने उसे कबाड़ी वाले को दे दिया, कुछ दिनों बाद नया बेड ले लेंगे। इसके बाद रोहित चुप हो जाता है और दोनों पति पत्नी वहीं जमीन पर सोकर आराम करने लगते हैं। आराम करते हुए रोहित टीवी देखता है और उसमें एक मैच की एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है। वह लेटे हुए कहता है, यह मैच तो मुझे जरूर देखना है, लेकिन उसकी पत्नी पूजा टीवी भी नए फ्लैट पर पहुंचा देती है और उसे छोड़कर चली जाती है। बिना पत्नी के रोहित को घर काटने को आता है। वह अपनी पुरानी बातों को याद करने लगता है। आज उसने बैंगन का भरता खाया था जिसके लिए बचपन में वह अपनी माँ से लड़ाई किया करता था। उसने कई बार कहा था,
माँ ये बैंगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन बातों को याद करते हुए उसे अपनी माँ की याद आती है और खुद पर हंसी भी आती है। उसे अपनी पत्नी पूजा की भी याद सताने लगती है। वह तुरंत उसे फोन लगाता है, लेकिन पूजा का फोन स्विच ऑफ आता है। परेशान होकर वह अपनी ससुराल में फोन मिलाता है और पूजा के बारे में पूछता है, क्योंकि पूजा उससे कह के गई थी कि वह अपने मायके जा रही है। वहां से उसे पता चलता है कि पूजा ससुराल में नहीं है और वहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा उसने बताया था। यह सुनकर रोहित और भी परेशान हो जाता है और अब उसके मन में शक पैदा होने लगता है। वह सोचने लगता है, क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है? क्या इसलिए वह यहाँ से गायब थी? इन विचारों से उसका गुस्सा बढ़ने लगता है और अगली सुबह रोहित जल्दी उठता है और सीधा कोर्ट चला जाता है। वहां एक वकील से मिलकर तलाक के कागजात तैयार करवा लेता है। जब वह घर लौटता है तो देखता है कि पूजा घर के अंदर किचन में खाना बना रही है। यह देखकर उसे और गुस्सा आ जाता है। वह तलाक के कागजात उसके सामने रखकर कहता है, तुम्हें इन पर साइन करना होगा। पूजा कागजात देखकर चौंक जाती है और तुरंत समझ जाती है कि यह तलाक के कागज है। रात को पूजा समझ गई थी कि रोहित ने उसके मायके फोन किया होगा और सच्चाई जान ली होगी, तो वह बिना विवाद किए उसने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद अपने बच्चे को गोद में लेकर वह सीधे उसी फ्लैट पर चली गई जहां उसके सास ससुर रह रहे थे। उधर रोहित कागज लेकर कोर्ट की ओर निकल पड़ा। इस बात की खबर जब किरण और आदित्य को लगी तो वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर कोर्ट पहुंचे। वहां बाहर रोहित उन्हें खड़ा मिल गया। रोहित उन्हें देखकर गुस्से में पूजा की शिकायत करने लगा। वह बहुत बुरी है, रात भर घर से गायब रही और कह रही थी कि मैं मायके में थी। उसने मुझसे झूठ बोला। यह सुनकर किरण और आदित्य मुस्कुराए। आदित्य ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, वह बुरी है और तुम्हें उसे तलाक देना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वह तीनों गाड़ी में बैठकर उस फ्लैट पर पहुंचे जहां पूजा अपने सास ससुर के साथ थी। जैसे ही रोहित फ्लैट के अंदर गया उसने देखा कि उसके बूढ़े माता पिता आराम से बैठे हुए हैं। वहीं जिस बिस्तर को पूजा ने कबाड़ी को देने की बात कही थी वह बिस्तर वहां सजा हुआ था। वह टीवी जिसे खराब बताया गया था वह भी चालू हालत में वहीं रखा था। रोहित के पिता बिस्तर पर बैठकर टीवी देख रहे थे और उसकी माँ उसके बेटे को प्यार से खिला रही थी। यह देखकर रोहित हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पूजा वहां आई और ठंडे स्वर में बोली, क्यों रो रहे हो? यह तुम्हारे नए किराएदार हैं, गांव से आए हैं अपने बेटे को ढूंढने। वो बेटा जो 3 साल पहले शहर में आकर इन्हें भूल गया। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फौरन अपने पिता के पास गया, उनके पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। रोहित रोते हुए अपने पिता के पैरों में गिरकर कहता है, बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। उसके पिता शांत स्वर में कहते हैं, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, अगर मुझ में सहने की ताकत होती तो तुम्हें ढूंढने के लिए कभी नहीं आता। तुम अपनी माँ से माफी मांगो क्योंकि उसने बहुत सहा है। यह सुनते ही रोहित अपनी माँ के पास जाता है और उनके पैरों पर झुकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ तुरंत उसे गले लगा लेती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ कहती है, तू मेरा बेटा है। माँ अपने बेटे से नाराज हो सकती है पर उससे नफरत नहीं कर सकती। इस भावुक पल के बीच किरण आगे आकर रोहित के माता पिता को सच्चाई बताती है। वह कहती है, बाबूजी रोहित ही आपका बेटा है और पूजा आपकी बहू। यह फ्लैट भी रोहित का ही है जिसमें आप किराए पर रह रहे हैं। यह सुनकर बुजुर्ग दंपति चौंक जाते हैं। वह किरण से पूछते हैं, अगर तुम्हें यह सब पहले से पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्यों बार बार कहती रही कि हमारा बेटा बहुत जल्द मिलेगा? किरण मुस्कुराते हुए कहती है, बाबूजी पूजा ने हमें बताया था कि रोहित ने आप दोनों को अनाथ समझ लिया है और वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, इसलिए हमने सोचा कि इसे एक सबक सिखाना जरूरी है। हमने रोहित को उसकी गलतियों का एहसास कराने के लिए यह नाटक किया। जब उसने अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला किया तभी उसे यह एहसास हुआ कि उसने क्या खोया है। किरण आगे बताती है, आपके घर का बिस्तर और यह टीवी सब जानबूझकर यहाँ मंगवाया गया ताकि रोहित को यह लगे कि उसने आपको खो दिया है। यह फ्रिज और बाकी सामान पूजा ने खरीद कर आपको दिया ताकि आपको किसी चीज की कमी ना हो। हमने बस उसे अपनी गलतियों पर सोचने का मौका दिया था। रोहित यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी पूजा और उसके माता पिता ने उसे सही रास्ते पर लाने के लिए यह सब कुछ किया। वह फौरन अपने माता पिता से फिर माफी मांगता है। इसके बाद वह पूजा के पास जाता है। उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। रोहित फूट फूट कर रोते हुए कहता है,
मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम तो एक देवी हो जिसने मुझे मेरे माता पिता के प्रति इतना जागरूक कर दिया कि मैं अपनी गलतियों को सुधार सका। उसकी पत्नी पूजा रोहित को माफ कर देती है और कहती है, गलतियां इंसान से होती है, लेकिन उनका एहसास कराना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रोहित अपने माता पिता का ध्यान रखने के साथ साथ गांव में भी अक्सर जाया करता है। बुजुर्ग दंपति भी बीच बीच में शहर आकर रोहित और पूजा के साथ समय बिताते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने माता पिता को खोने के डर से उन्हें और अपने परिवार को फिर से अपनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं और कभी कभी कठिन परिस्थितियां ही हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां ला सके। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।